नमस्कार, जय हिंद साथियों। एनएफ ओबीसी अर्थात ओबीसी के स्टूडेंट्स को जो ये एनएफ स्कॉलरशिप जो मिलती है, ये किस तरीके से मिलती है और इसकी प्रोसेस क्या होती है और ये कितने वर्ष के लिए मिलती है और कितनी फेलोशिप मिलती है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। अगर हम बात करें, जो ओबीसी के स्टूडेंट्स होते हैं, जब हमारे फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है, ओबीसी का ऑप्शन भी आता है, जैसे जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का ऑप्शन भी आता है। अगर हम एक दो नंबर से हम जीआरएफ में रह जाते हैं, उसके बाद हमारी एक अलग से एक लिस्ट बनती है जो एनएफ ओबीसी वाली होती है, जिसमें ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। इसका कोई अलग से कोई भी एग्जाम नहीं होता है। इसमें 1000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और इसमें जो स्कॉलरशिप मिलती है, ये स्कॉलरशिप जीआरएफ के बराबर ही उसी तरीके से ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है और क्या इसकी प्रोसेस होती है और कितने टाइम के लिए ये स्कॉलरशिप मिलती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ओबीसी के जो गरीब वर्ग के जो छात्र हैं, जो जीआरएफ में 1-2% से रह जाते हैं, तो उन्हें एनएफ ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। इसमें हम बात करें, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स अर्थात ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, CSIR वाले साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी इसमें लिए जाते हैं, जिसमें 750 के लगभग जो स्टूडेंट्स होते हैं वे ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं और 250 के लगभग जो छात्र होते हैं वो होते हैं साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। तो इसी के बारे में हम समझ लेते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, पूरी प्रोसेस के बारे में हम बात करें अगर स्कॉलरशिप की बात करें, जैसा कि हमें इसके बारे में पता चलता है, जीआरएफ के बारे में पता चलता है कि इसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, तो उसी पूरी प्रोसेस वही है नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। यहां पर हम लिस्ट की बात करें तो फेलोशिप इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसमें 31 PM, ठीक है ना, पर मंथ, इनिशियल 2 years एज जीआरएफ। तो यहां पर हम बातें करें तो 31, कितनी 31 दे रखा है, और हम जीआरएफ वालों की बातें करें तो 35 मिलता है। तो ज्यादा अंतर इसमें कुछ भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें 35 है और ये 31 है। इसके बाद हम बातें करें 31 फिर जीआरएफ एसआरएफ दो वर्ष के बाद अगर जो बात करें, जो 31 है ये जीआरएफ और एनएफ ओबीसी वालों के लिए, और यहां पर हम बातें करें तो 31 सेम होता है। इसके बाद एसआरएफ मिलना प्रारंभ हो जाता है 2 वर्ष के बाद। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पीएचडी में, रिसर्च में आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो फिर आपके लिए ये मिलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बातें करें फेलोशिप इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसकी भी वही प्रोसेस है। यहां पर हम बातें करें 31 और 35, ठीक है। कैंटिगेंस ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसकी हम बातें करें, इसमें 10,000 पर मंथ और इंटियल 2 year जीआरएफ, तो यहां पर भी हमें 10,000 और 20,500 के लगभग हमें मिलती है। इसके बाद हम बातें करें कॉन्टिजेंसी साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें 12,000 और फिर इसमें 25,000 स्कॉलरशिप हमें मिलती है। एस्कॉर्ट्स, रीडर्स, असिस्टेंट्स, अर्थात जो फिजिकल जो हैंडीक्राफ्ट है, जो कुछ काम नहीं कर सकते, तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा 2,000 रुपए जो उनके साथ रहता है उसके लिए मिलती है। और एचआरए, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, जो एचआरए मिलता है, जो होम रेंट मिलता है, जो ये जगह के हिसाब से मिलता है। जहां से आप अगर दिल्ली से आप कर रहे हैं तो एचआरए वहां पर दिल्ली में आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अगर आप किसी छोटी सिटी से कर रहे हैं तो आपको वहां पर थोड़ा कम मिलेगा। इसके बाद बात करें, ये तो हो गई इसके बारे में बात। अब हम बात करें कि भाई जो ये स्कॉलरशिप है, ये एनएफ ओबीसी वाली जो ये स्कॉलरशिप है, ये क्या है और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है
और ये किस तरीके से मिलती है और इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है। सबसे पहली बातें करें, जो आपने नेट का एग्जाम दिया है, जो आपने नेट का जो आपने एग्जाम दिया है, उसी के अंदर से आपको इसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा, उसी के अंदर से आपको इसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और हम बात करें, अगर आप जीआरएफ में एक या दो नंबर से आप जीआरएफ में रहते हैं, एक या दो नंबर से या 1-2% से आप जीआरएफ में रहते हैं, तो जहां तक पूरी संभावना है एनएफओबीसी की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। जहां तक पूरी संभावना है इस लिस्ट में आपका जो नाम है वो नाम इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें उन्हीं छात्रों का नाम आता है जिनकी 1-2% कम होती है जीआरएफ के मुकाबले, ठीक है ना। अगली हम बातें करें, अगर कोई छात्र एमफिल कर रहा है, क्या कर रहा है, एमफिल कर रहा है। अगर कोई छात्र पीएचडी कर रहा है, क्या कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। जब आपका फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो वहां पर भी ऑप्शन आता है, वहां पर ऑप्शन एमफिल का भी आता है, वहां पर ऑप्शन पीएचडी का भी आता है। अगर आप एमफिल और पीएचडी पहले से ही कर रहे हैं तो आप जैसे ही आपका एनएफओबीसी में नाम आता है तो आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप की पहली प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। और अगर आप एमफिल और पीएचडी नहीं कर रहे हैं और आप अब करना चाहते हैं तो इसके बाद आपका नंबर आता है, लेकिन पहली प्रायोरिटी जो दी जाती है वो एमफिल और पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए दी जाती है। सारी चीजें आपको वही मिलती है, जो जीआरएफ वाली जो सुविधाएं होती है वही सुविधा आपके लिए मिलती है। एनएफओबीसी वाले छात्रों को सारी सुविधा वही आपको मिलती है, ठीक है ना। जिस तरीके से 2 साल के लिए आपको जीआरएफ मिलता है, फिर एसआरएफ मिलने लग जाता है, ठीक है ना। पहले आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है 2 वर्ष के लिए, इसके बाद एसआरएफ आपको मिलना लग जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप आपको फिर मिलने लग जाता है, 3 वर्ष के लिए वो मिलता है। तो उसी तरीके की पूरी प्रोसेस एनएफओबीसी वाली, इसमें भी पूरी प्रोसेस वही होती है। तो इसकी जो लिस्ट है वो लिस्ट भी आ चुकी है, ठीक है ना। जो ये जून वाली जो लिस्ट थी, जून 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था मर्ज सर्किल में हुआ था, उसकी लिस्ट भी आ चुकी है। दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसकी लिस्ट भी आ चुकी है। तो आप अपना उस लिस्ट में भी आप अपना नाम उसमें देख सकते हैं। तो ये लिस्ट हमेशा इसी तरीके से लिस्ट भी आती रहती है। तो आपके लिए बहुत अच्छा, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप जीआरएफ में 1-2% से रह जाते हैं तो आपके लिए ये भी एक बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। तो आप अपना इसमें लिस्ट में आप नाम भी अपना चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ओबीसी के छात्रों के लिए। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।